सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एलिफेंट व्हाइट के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जिसका नाम है कर्टिस चर्च। चर्च को मिशन मिलता है कि वो एक गिरोह का खात्मा करे, लेकिन इसी बीच उसका सामना कुछ ऐसी सच्चाइयों से होता है जो उसके पूरी जिंदगी को बदल के रख देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने थाईलैंड का दृश्य आता है और यहीं पर हम बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि इन सबको बंधक बना करके रखा गया है और जल्दी ही इन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाएगा। ज्यादातर लड़कियों को ये लोग थाईलैंड से बाहर बेच देते हैं और थाईलैंड की बाहर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो लोग उसे खरीद करके यहाँ पर लाते हैं वेश्यावृत्ति का धंधा करवाने के लिए। लेकिन जब ये लोग सारी लड़कियों को लेकर के अंदर जाते हैं उसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से इन्हें देख रहा है। इस आदमी का नाम है कर्टिस चर्च। कर्टिस अमेरिकन है, पेशे से वो एक हिटमैन है और एक अमेरिकन आदमी ने उसे हायर किया है क्योंकि उसकी बेटी को अगवा किया गया था और उसके बाद उन लोगों ने उसकी बेटी को मार दिया। इसीलिए वो अमेरिकन आदमी चाहता है कि कर्टिस इस पूरे के पूरे गिरोह का खात्मा कर दे, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि किसी को भी उस पर शक नहीं होना चाहिए। थाईलैंड में बहुत सारे गिरोह हैं, तो जब इस गिरोह का खात्मा हो तब सबको लगे कि दूसरे गिरोह वालों ने इन्हें मारा है। इन दो गिरोह के बीच लड़ाई करवानी है। फिर कर्टिस भी ऐसा ही करता है। वो इस गिरोह के सारे लोगों पर ध्यान रखता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और एक ग्रेनेड फेंक देता है। तब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। इसी बीच हम कर्टिस को देखते हैं, वो बैग में एक आदमी को छुपा करके लाया है जो थाईलैंड के दूसरे गिरोह का सदस्य है। फिर वो उसे रख देता है इन सारे मरे हुए लोगों के पास और उसके हाथ में एक बंदूक भी रख देता है ताकि जब लोग इन्हें देखें तब उन्हें लगे कि ये दो गिरोह के बीच की लड़ाई थी। लेकिन अब कर्टिस को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा ताकि उसे कोई भी देख ना ले। तब वो सारे के सारे सबूतों को मिटाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसने उसे देख लिया है। इस लड़की का नाम है मे, लेकिन कर्टिस अभी इस लड़की पे ध्यान नहीं देता और यहाँ से भाग जाता है। तभी हम इस गिरोह के एडवाइजर को देखते हैं जिसका नाम है भून। भून को जब पता लगता है कि उसके आदमी मारे गए हैं, वो भी एक बॉम्ब के कारण, तब वो भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जिस गिरोह के लोगों ने हमारे आदमियों को मारा है हम आज रात ही उन पे हमला करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम कर्टिस को देखते हैं जो जा करके मिलता है अपने क्लाइंट से। इस क्लाइंट का नाम है राजा धोन। इसी की बेटी को उन लोगों ने मारा था और वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि कर्टिस ने बहुत ही सफाई से काम किया। लेकिन वो कर्टिस को और भी पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों को मारना बंद नहीं करना है और जितने भी लोगों को मार सकते हो उन्हें मारो। तब कर्टिस भी मान जाता है, लेकिन वो राजा धोन को कहता है कि अभी मुझे और हथियारों की जरूरत है, मैं हथियार लेने जा रहा हूँ। फिर वो पहुंचता है एक बार में। ये बार जिमी नाम के आदमी का है जो हथियारों की तस्करी करता है। जितना हथियार उसके पास है पूरे थाईलैंड में उससे ज्यादा हथियार किसी के पास भी नहीं है। तभी हम जिमी को देखते हैं, लेकिन जिमी देख लेता है कर्टिस को। फिर कर्टिस को देखते ही वो भागने लगता है। उसे लगता है कि किसी ने कर्टिस को उसकी सुपारी दी है, इसीलिए कर्टिस उसे मारने आया है। लेकिन कर्टिस जिमी को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आया, मुझे बस कुछ हथियार खरीदना है। तब जिमी उसे लेकर के जाता है अपने वेयर हाउस पे और एक से एक बेहतरीन हथियार दिखाता है। फिर कर्टिस अपने लिए एक स्नाइपर राइफल चुनता है और कहता है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। फिर वो राइफल को लेता है और पहुंचता है एक टेम्पल के टावर में जहां से वो अपने अगले शिकार का खात्मा करेगा। इस टावर के पास से वो होटल नजर आता है जो उन गिरोह वालों का है और कर्टिस को पता है कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। फिर लड़ाई की शुरुआत वही करना चाहता है। जैसे ही दो गिरोह एक दूसरे के आमने सामने होंगे वो गोली चला देगा, तब सारे लोग एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन कर्टिस जानता है कि इसमें समय भी लग सकता है, तब वो अपने सारे पैसे यहीं पर छुपाता है जो राजा धोन ने उसे दिए थे। फिर वो नीचे आता है और एक सीढ़ी को तोड़ देता है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उसे पता लग जाए और उसके साथ साथ वो अपने राइफल को भी एकदम निशाने पे रखता है। जब उसे लगता है कि सारा काम हो गया तब वो डिनर करने लगता है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि टावर के अंदर कोई आ चुका है। तब वो धीरे धीरे नीचे आता है। फिर उसकी नजर पड़ती है मे पे और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे देखा था गिरोह वालों को मारते हुए। तब वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर मे बताती है कि मैंने तुम्हें उन लोगों को मारते हुए देखा, तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्टिस गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे मे पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि यह लड़की उसे फंसाने के लिए आई है, लेकिन मे बार बार कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। पर अब कर्टिस डर गया है। उसे लगता है कि उसने अगर मे को छोड़ा तब वो बाहर जाकर के उसका प्लान भी बता सकती है। फिर वो मे को यहाँ पर बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कर्टिस देखता है कि मे की हालत खराब हो रही है, इसीलिए उसका हाथ खोल देता है और कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो क्लब पे नजर रखो, जैसे ही यहाँ पर लोग आए मुझे जगा देना,
मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। तब मैं कहती है कि ठीक है और कर्टिस सो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरे गैंग वाले आ जाते हैं क्लब के सामने और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। जैसे ही मैं गोलियां चलते हुए देखती है वो कर्टिस को जगा देती है। फिर कर्टिस अपना राइफल उठाता है और एक एक करके सारे मेंबर्स को मारने लगता है। मैं जैसे ही लोगों को मरता हुआ देखती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो पहली बार इतने करीब है किसी बंदूक वाले के जो दूसरे किसी को जान से मार रहा है और कर्टिस भी इन सारी चीजों को देखता है। तभी अगली सुबह हम देखते हैं भून को जो जाता है अपने बॉस के पास जिसका नाम है काथा और उसे पूरी बात बताता है कि उसके कितने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन भून को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उसके ज्यादातर लोगों को स्नाइपर ने मारा है और भून को नहीं लगता कि उसके दुश्मनों के पास कोई भी स्नाइपर है जो इतना काबिल हो। तभी दूसरी तरफ हम कर्टिस और मे को देखते हैं। ये दोनों एक टैक्सी में बैठे हुए हैं। मे यहाँ पर बताती है कि उसे भी गैंग वालों ने पकड़ा था, उसे भी वो लोग बेचने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे वो वहाँ से भाग गई। इसीलिए वो चाहती है कि इस पूरे गिरोह का खात्मा हो जाए। तब कर्टिस कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और मे कहती है कि हाँ। तब थोड़े समय के बाद वो उसे लेकर के जाती है उनके हेडक्वार्टर पे। जैसे ही कर्टिस पूरे जगह को देखता है वो समझ जाता है कि ये गिरोह बहुत बड़ा है। जितना बड़ा उसने सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा। राजा धोन ने उसे झूठ बोला कि ये गिरोह छोटा है और अब कर्टिस को भरोसा हो गया है मे पे क्योंकि मे उसकी मदद कर रही है और उसे लगता है कि मे की मदद से वो इस गिरोह का खात्मा कर पाएगा। फिर कर्टिस वापस आता है राजा धोन के पास और उस पर हमला कर देता है। फिर उसे समझाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला गिरोह के बारे में। वो गिरोह बहुत ही ज्यादा बड़ा है लेकिन तुम्हारे झूठ के बाद भी मैं पूरे गिरोह का खात्मा करने को तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे ट्रिपल पैसे चाहिए। तब राजा धोन पैसे देने के लिए मान जाता है और कर्टिस निकल पड़ता है अपने काम पे और दोबारा ये लोग जाकर के बैठ जाते हैं उसी टावर में। तभी हम देखते हैं काथा को जब क्लब के पास आता है अपने सारे आदमियों को लेकर के, लेकिन इस बार ये लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं। काथा को सच्चाई पता लग गई है। ये दोनों गिरोह आपस में समझौता करना चाहते हैं। काथा को समझ में आ गया है कि उनकी दुश्मनी का कोई फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो सबको समझाता है कि हमने तुम्हारे आदमियों को नहीं मारा और ना ही तुमने हमारे आदमियों को मारा है। कोई तीसरा आदमी है यहाँ पे जो हमारे आदमियों को मार रहा है और हमें आपस में लड़वाना चाहता है। और दूर से कर्टिस इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी काथा अपने दुश्मनों को एक व्हाइट एलिफेंट देता है और ये कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक है कि अब ये दोनों गिरोह आपस में नहीं लड़े। जैसे ही कर्टिस इस चीज को देखता है वो समझ जाता है कि उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। उसे अब नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अगर वो इन गिरोह का खात्मा करना चाहता है तो। फिर वो पहुंचता है जिमी के पास और कहता है कि मुझे और भी हथियारों की जरूरत है, लेकिन जिमी मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन से गिरोह के लोगों को मार रहे हो। वो इस देश के सबसे खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं तब वो लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब कर्टिस कहता है कि तुम्हें कैसे भी मुझे हथियार देना पड़ेगा वरना मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जिमी उसे लेकर के जाता है अपने दूसरे वेयर हाउस पे जहाँ पर उसने और भी आधुनिक हथियार रखे हुए हैं जो हथियार कर्टिस को बहुत पसंद आते हैं। फिर वो हथियार लेता है लेकिन जाते समय वो जिमी का नाक तोड़ देता है और उसे बताता है कि अगर गिरोह वाले तुम्हारे पास आए तब तुम उन्हें कहना कि मैंने तुम पे हमला किया था और मैं ये सारे हथियार चुरा करके ले गया हूँ। तुमने अपने मन से मुझे हथियार नहीं दी। इन बातों पर वो जरूर भरोसा करेंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। फिर अपने नए हथियारों को लेकर के कर्टिस निकल पड़ता है और चला आता है उनके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के सामने और वहाँ से निशाना लगा करके एक एक करके सारे लोगों को मारता है। लेकिन कर्टिस को पता नहीं होता कि उन लोगों ने भी एक स्नाइपर को बैठा करके रखा है। उन्हें पता था कि कोई ना कोई उन्हें मारने जरूर आएगा। जब कर्टिस सब पे निशाना लगा रहा होता है तभी उनका स्नाइपर गोली चलाता है कर्टिस पे और एक गोली आकर के लग जाती है उसके कंधे में। लेकिन जल्दी ही कर्टिस समझ जाता है कि वो स्नाइपर कहाँ पे है। फिर वो स्नाइपर को मारता है लेकिन अब ज्यादातर लोग उसका लोकेशन जान चुके हैं, सब उसे मारने आ रहे हैं। तब कर्टिस अपने हथियारों को छोड़ता है और भागने लगता है। भागते हुए आता है नीचे, तभी उसे एक ट्रक नजर आती है। तब वो ट्रक में बैठता है और तेजी से भागने लगता है, लेकिन अभी भी गैंग वाले उसका पीछा कर रहे हैं। पर वो सारे लोग दौड़ रहे हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है। कर्टिस ट्रक से जल्दी यहाँ से दूर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच आता है उसे लगता है कि ट्रक के पीछे कोई है और वो लोग चिल्ला रहे हैं। तब वो ट्रक का गेट खोलता है और देखता है कि अंदर मे है और उसके साथ और भी लड़कियां हैं। ये लड़कियां घायल हो चुकी हैं। पूरा गिरोह इनसे वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता था। तब कर्टिस सारे लड़कियों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, बाहर हमें ड्रग्स नहीं मिलेगा और अगर हम भाग भी गए तब भी वो लोग ढूंढ के हमें मार देंगे,
हमें कैसे भी जिंदा रहना है। तब कर्टिस समझ जाता है कि ये लड़कियां नहीं जाना चाहती, अब इन्होंने आजादी का सपना छोड़ दिया है। फिर वो मे को लेता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे रास्ते में कर्टिस की हालत खराब होने लगती है। तब वो मे से पूछता है कि आखिर तुम उस ट्रक में पहुंची कैसे। तब मे कहती है कि मैं उन लड़कियों को छुड़ाने गई और मैं वहीं पर बंद हो गई। तब कर्टिस उस पर चिल्लाने लगता है। जब कर्टिस चिल्लाता है तब ड्राइवर उसे बड़े ही ध्यान से देखता है, लेकिन मे उसे वापस लेकर के आती है टावर के पास और धीरे धीरे उसका उपचार शुरू कर देती है। तभी हम गैंग मेंबर्स को देखते हैं। उन्हें कर्टिस की स्नाइपर राइफल मिल गई है। फिर वो उसके बारे में पता लगाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यह राइफल जिमी का है। तब भून जाता है जिमी के पास और पूछता है कि वो कातिल कौन है। तब जिमी वही कहानी बताता है जैसा उसे कर्टिस ने कहा था। वो कहता है कि मेरे सारे हथियारों को लूट लिया है किसी ने, इसीलिए मैं नहीं जानता कि वो कौन है। तब भून भी जिमी की बात मान जाता है उसके चेहरे के चोट को देखने के बाद, लेकिन फिर भी अपने आदमियों को कहता है कि इस पे नजर रखो। तभी दूसरी तरफ हम कर्टिस को देखते हैं जिसका बहुत समय से इलाज चल रहा है, लेकिन अब वो फाइनली ठीक हो चुका है और ठीक होते ही वो दोबारा लोगों को मारना शुरू कर देता है। उन्हें मारते जाता है और मारने के बाद उनका सेलफोन ले लेता है। फिर वो आता है जिमी के क्लब के सामने। उसे पता है कि जिमी पर लोग नजर रख रहे होंगे। जितने भी लोग यहाँ पर जिमी पर नजर रखने आए थे, कर्टिस एक एक करके सबको मार देता है और जाता है जिमी के पास और सारी बातें समझाने के बाद कहता है कि मुझे और भी हथियार चाहिए। तब जिमी उसे लेकर के निकल पड़ता है अपने वेयर हाउस की तरफ। तभी हम देखते हैं कि कर्टिस ने जिस फोन को छीना था वो फोन बज रहा है। तब कर्टिस फोन उठाता है और जैसे ही वो भून की आवाज सुनता है कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार दिया है और अब मैं तुम्हें मारने भी आऊंगा। तुम्हारे जितने भी लोग मरे हैं उन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं लोगों को मारना बंद कर दूं तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। जितनी भी लड़कियां तुम्हारे पास हैं उन सबको आजाद कर दो। तभी हम देखते हैं बॉस काथा को। काथा ये सारी बातें सुन लेता है। तब वो कर्टिस को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत आदमी हूँ? मैं उन लड़कियों से जबरदस्ती काम करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। मैं इन लड़कियों को जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ज्यादातर लड़कियों को उनके माता पिता ने हमारे पास भेजा है। ये सारी लड़कियाँ सड़कों पे रहती थी। जब से हमारे पास आई हैं, हम इन्हें अच्छा खाना देते हैं और अच्छे तरीके से रखते हैं। इनके पास अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए। अगर आज मैं इन्हें यहाँ से भगा दूं तब ये लोग फिर सड़कों पे भूखे मरेंगे। इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा, जो उनके लिए सबसे बुरी चीज होगी। कोई भी लड़की हमारे पास से जाना नहीं चाहती। उसे पता है कि यहाँ की सच्चाई क्या है। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्टिस भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि राजा धोन ने उसे दूसरी कहानी सुनाई थी और कहा था कि ये लोग जबरदस्ती लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते हैं। इसीलिए अब कर्टिस को समझ में नहीं आ रहा कि वो काथा को क्या कहे। तब वो फोन काट देता है और जिमी के साथ पहुंचता है उसके वेयर हाउस पे। अपने लिए हथियार इकट्ठा करता है और कहता है कि अब मुझे इस सच्चाई को पता लगाना पड़ेगा और सच्चाई सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, वो है राजा धोन। अब मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। फिर कर्टिस राजा धोन का पीछा करने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि राजा धोन एक वेश्यालय के अंदर जा रहा है। तब कर्टिस भी चौंक जाता है कि जिस आदमी ने हाल ही में अपनी बच्ची को खोया हो वो किसी वेश्यालय के अंदर क्या करने जाएगा। तब कर्टिस भी अंदर जाता है उसका पीछा करने के लिए, लेकिन वो सबको कहता है कि वो एक कस्टमर है और चला जाता है एक लड़की के कमरे। तब उससे कहता है कि मुझे बताओ कि राजा धोन कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है। तब वो लड़की कहता है कि वो यहाँ के मालिक हैं और वो ऊपर ही रहते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद कर्टिस चौंक जाता है और जाने लगता है ऊपर राजा धोन के पास, लेकिन वो लड़की चिल्ला देती है और गार्ड्स को बता देती है कि यहाँ पर एक आदमी आया है जो मालिक को मारना चाहता है। तब वो सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं कर्टिस पे, लेकिन कर्टिस के सामने वो टिक नहीं पाते। देखते ही देखते कर्टिस सबको मार गिराता है। तब वो पहुंचता है राजा धोन के पास और उसे टॉर्चर करके पूछता है कि मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बताओ, आखिर तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। तब राजा धोन कहता है कि मैंने तुम्हें जितनी भी कहानी बताई थी वो सारी की सारी कहानी झूठी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैं काथा का बेटा हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया। मेरे पिता के सबसे करीब भून है, इसीलिए मैं चाहता था कि मेरे पिता की रेपुटेशन खराब हो जाए और भून भी मारा जाए। तब मेरे पिता को मेरी असली अहमियत समझ में आएगी जब मैं इस बिजनेस को दोबारा खड़ा कर दूंगा। और इतने कहते ही राजा धोन कर्टिस को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, इतना पैसा जितना कर्टिस ने पहले कभी भी नहीं देखा है। वो कहता है कि तुम सिर्फ भून को मार दो, ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ से क्लीन बाहर जा सकते हो। तब कर्टिस भी मान जाता है। इसी बीच हम देखते हैं काथा को, जो जिमी को टॉर्चर कर रहा है। वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि जिमी कातिल के साथ मिला हुआ है। तब जिमी भी कर्टिस के बारे में सारी बातें बता देता है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तब ये लोग उसे मार देंगे। फिर भून और काथा प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे मार गिराएंगे कर्टिस को। यहाँ पर राजा धोन भी होता है। तब काथा कहता है कि जितने भी भ्रष्ट पुलिस वाले हमारे बीच हैं
उन सबको इतला कर दो कर्टिस के बारे में, वही उसे मार पाएंगे। लेकिन राजा धोन कहता है कि पुलिस वालों की जरूरत नहीं है, आप आखिरी बार मुझ पे भरोसा करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अकेला ही कर्टिस को मार गिराऊंगा। फिर काथा जैसे ही राजा धोन के भरोसे को देखता है कहता है कि ठीक है, ये मिशन मैं तुम्हें देता हूँ। तब राजा धोन काम पे लग जाता है। तभी हम जिमी को देखते हैं जिसे अभी भी काथा के लोगों ने पकड़ रखा है। तब जिमी उन्हें कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। फिर वो वॉशरूम जाता है और अंदर से कॉल करता है कर्टिस को कि उसकी जान खतरे में है। सारे लोगों को उसके बारे में पता लग गया, वो उसे मारने के लिए आ रहे हैं। जिमी ये बात भी कहता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसीलिए तुम्हारे बारे में सारी जानकारियां मैंने उन्हें दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम थाईलैंड से बाहर चले जाओ, तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्टिस भी मान जाता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, जिमी जैसे ही वहां से छूटे वो मे को किसी सुरक्षित जगह पे भेज दे और उसके लिए कर्टिस उसे बहुत सारे पैसे देगा। कर्टिस पैसों की भी लोकेशन बता देता है जिमी को। तब जिमी कहता है कि ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगा उस लड़की को सेफ लोकेशन पे पहुंचा दूंगा। तभी जिमी के पास राजा धोन आता है और हमें पता लगता है कि ये दोनों हमेशा से मिले हुए थे और जिमी ने कर्टिस के बारे में बताया था। इन दोनों ने मिल करके कर्टिस को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन इनकी पहले प्लानिंग थी कि ये सिर्फ भून को मरवाएंगे। लेकिन आज राजा धोन कहता है जिमी को कि उन्हें अब कर्टिस को मारना है। अगर राजा धोन ने कर्टिस को मार दिया तब वो अपने पिता के नजरों में दोबारा उठ जाएगा और वो यही चाहता है। लेकिन जिमी को यह बात पसंद नहीं आती, वो कभी भी कर्टिस को मारना नहीं चाहता था। तब राजा धोन उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर कर्टिस को। तब जिमी को भी मान जाना पड़ता है। इसी बीच हम कर्टिस और मे को देखते हैं, ये दोनों टावर में हैं। कर्टिस मे को बताता है कि वो अमेरिका वापस जा रहा है, लेकिन उसने मे के लिए पूरी प्लानिंग कर दी है। यहाँ पर जिमी नाम का आदमी आएगा जो उसे किसी सेफ लोकेशन पे पहुंचा देगा जहाँ पर मे सुरक्षित रहेगी। और इतना कहने के बाद वो उसे सारे पैसे दिखाता है कि इन पैसों को जिमी के हवाले कर देना। तब मे रोने लगती है, लेकिन अब कर्टिस को कैसे भी यहाँ से जाना है। फिर वो निकल पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है उसे जिमी का कॉल आता है। जिमी कहता है कि मैं तुम्हारे बताए हुए लोकेशन पे गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर सिर्फ पैसे मिले, वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। तब इस बात को सुनने के बाद कर्टिस आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे लगता है कि जिमी ने उसे धोखा दिया है। तभी यहाँ पर चारों तरफ गैंग के लोग चले आते हैं। फिर कर्टिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो बाहर आता है और गैंग वालों की एक गाड़ी लेकर के यहाँ से भागने लगता है। फिर भागते हुए पहले आता है टावर और देखता है कि यहाँ पर कहीं भी मे नहीं है। तब वो समझ जाता है कि गैंग वालों ने ही मे को किडनैप करके रखा है। तब वो बिना वक्त गवाए पहुंचता है उनके हेडक्वार्टर पे और दीवार को तोड़ता हुआ चला जाता है घर के अंदर, जहाँ उसे काथा और भून नजर आते हैं। तब कर्टिस बंदूक तान देता है काथा पे, लेकिन काथा के सारे लोगों ने उसे घेर रखा है। यहाँ पर राजा धोन भी आ जाता है। तब कर्टिस कहता है कि सारी की सारी लड़कियों को आजाद कर दो वरना मैं काथा को मार दूंगा। तब काथा कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरी सुपारी तुम्हें किसने दी थी। तभी कर्टिस यहाँ पर राजा धोन को देखता है और समझ जाता है कि वो भी उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तब वो काथा को पूरी बात बता देता है कि तुम्हारे बेटे राजा धोन ने सबको मारने के लिए कहा था, वो चाहता था कि भून मारा जाए। तब इन बातों को सुनने के बाद राजा धोन आग बबूला हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो कर्टिस को मार सके, लेकिन वो कर्टिस को मारता उससे पहले जिमी मार देता है राजा धोन को और यहीं पर एक गोली जिमी को भी लग जाती है। पर काथा अपने सारे आदमियों को रोकता है और कहता है कि इस आदमी ने हमारी मदद की है, इसीलिए जो चाहेगा हम वही करेंगे। तब कर्टिस चारों तरफ मे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मे कहीं भी नजर नहीं आती। तब वो सबसे पूछता है कि मे कहाँ पे है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग मे नाम के किसी लड़की को नहीं जानते। तभी कर्टिस देखता है कि दीवार पे सारी लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जितनी भी लड़कियां इनके लिए काम करती हैं। तभी कर्टिस यहाँ पर मे की तस्वीर देखता है। फिर वो तस्वीर उठाता है और काथा को कहता है कि यही मे है, कहाँ है ये लड़की, इसे अभी के अभी मेरे सामने बुलाओ। तब इस तस्वीर को देखने के बाद काथा हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये लड़की 30 साल पहले यहाँ पर आई थी, ये अब जिंदा भी नहीं है, ये कब की मर चुकी है। तब कर्टिस को सारी बातें याद आती हैं और वो समझ जाता है कि जिस लड़की को वो देख रहा था वो मे की आत्मा थी, इसीलिए वो किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जाती थी। और मे की आत्मा कर्टिस के पीछे इसलिए थी क्योंकि वो जानती थी कि कर्टिस सारे लड़कियों को आजाद करवा सकता है, जितनी भी लड़कियों को इन लोगों ने बंधक बना करके रखा है। और कर्टिस भी अब यही चाहता है। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे दे देता है काथा को। तब ये लोग सारी लड़कियों को आजाद कर देते हैं। फिर कर्टिस लड़कियों को लेता है और यहाँ से निकल पड़ता है। तब आखिरी बार हम मे की आत्मा को देखते हैं, जो अब बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने कर्टिस पे भरोसा किया था और कर्टिस ने सारी लड़कियों को आजाद करवा दिया। कर्टिस भी खुश है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।